हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपने प्रीवियस सेशन देख लिया है। उसमें हमने हाइपरटेंशन की बात की थी और अलग अलग हार्ट के डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश की थी। अब आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू डिटेक्ट द हार्ट रेट, मतलब आपका जो कार्डियक साइकिल होता है उसको ग्राफिकली कैसे स्टडी की जाती है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको वो टेक्निक समझ में आएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है। मेक श्योर दैट यू वॉच दी वीडियोस, ओके, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत वेटेज है, बहुत मार्क्स हैं। चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो होपफुली यू विल लाइक ऑल द वीडियोस एंड एंजॉय स्टडिंग। डू नॉट स्टडी विथ स्ट्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। तो देखो आपके सामने एक पैराग्राफ डिस्प्ले हुआ है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हमको क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस, ध्यान से सुनना, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपगेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से बाउंसर गया। तो ये जो इतने बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इनका मतलब क्या है कि आपके हार्ट से बेसिकली कुछ वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं। क्या कनेक्ट किए जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी हार्ट की जो वॉल है उसका पंपिंग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब हार्ट के अंदर जो छोटे से छोटा इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, ऐसे नोट जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्टार्ट करती है, जो छोटा सा बीट स्टार्ट होता है, मतलब छोटे से छोटे इम्पल्स को रिकॉर्ड करना और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। मतलब हार्ट में जब हार्ट बीट होती है तो पीक बनता है, मतलब ग्राफ ऊपर जाता है, फिर हार्ट जब रिलैक्स होता है तो एक नॉर्मल लाइन देखने को मिलती है। तो ये जो अलग अलग ग्राफिकल लाइंस हैं, ये ग्राफ हमको कब देखने को मिलेगा? जब हम हार्ट से कुछ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करेंगे, कुछ वायर्स कनेक्ट करेंगे, पूरे ब्लड वेसल्स से कुछ वायर्स कनेक्ट करेंगे, तभी हमको पूरे बॉडी का एक प्रॉपर इमेज पता चलेगा कि पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मदद से। और इसीलिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज़ किए गए हैं जैसे इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। तो मतलब क्या है? ग्राफिकल रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके बॉडी से कनेक्ट किए हैं और ये वायर एक ग्राफिकल मशीन से कनेक्टेड है। उस ग्राफिकल मशीन से या तो आपको मतलब डिजिटलाइज्ड ग्राफ दिखाई देगा या तो फिर एक प्रिंट आउट निकलेगा ग्राफ का, जिसमें आपको इमेज पता चलेगी कौन सी वेव ऊपर है, कौन सी वेव नीचे है। बचपन में हम सब ने हार्ट बीट को ऐसे 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 ड्रॉ किया है, लेकिन एक्चुअली उन हर एक वेव का मीनिंग क्या है, क्या उससे सिग्निफाई होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ग्राफिकल रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये वायर्स जो होते हैं ये हम हार्ट के अंदर नहीं घुसाते, ये हम बॉडी के सरफेस पे अटैच करते हैं और सरफेस से ही हार्ट के इम्पल्सेस समझने की कोशिश करते हैं। सो डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग देयर प्रोपोगेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट। मतलब हमारा हार्ट जो है, हार्ट अपना ब्लड जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट करना मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, स्प्रेड करना। तो हार्ट का एक ही काम है ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का प्रोपोगेशन करना। कैसे? मसल्स को पंप करा के। तो जब हार्ट अपना प्रोपोगेशन का काम करता है उस टाइम पे हम ये वायर्स कनेक्ट करते हैं और ये वायर्स क्या डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट कब प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब हार्ट कब अपने मसल्स को पंप कर रहा है और कब रिलैक्स हो रहा है। तो ये रीडिंग्स ग्राफिकली हमको दिखाई देती हैं और उस टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, कार्डियो मीन्स हार्ट और ग्राम मतलब एक ग्राफ, ग्राफिकल इमेज या ग्राफिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू डिटेक्ट और टू स्टडी अबाउट कार्डियो। कार्डियो मीन्स अबाउट हार्ट। ओके, ऑल राइट। आई होप अब आपको मीनिंग समझ गया होगा। अब देखो आगे क्या बोला गया है। दिस रिकॉर्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। जो मैंने आपको पहले बोला कि आपको या तो सामने स्क्रीन पे ये ग्राफ बनता हुआ दिखाई देता है या तो फिर पहले के टाइम पे इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर उस ग्राफ को स्टडी किया जाता था। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज द ECG। इसको अंडरलाइन करो, बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ECG का फुल फॉर्म क्या है। तो ECG का फुल फॉर्म क्या है? E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रो, C मतलब कार्डियो क्योंकि हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, सो कार्डियो, और G मतलब ग्राफ बनता है। इसमें क्या बनता है? इस टेक्निक में ग्राफ बनता है, इसीलिए ECG को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं ECG के फुल फॉर्म को? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज द ECG मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल। इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे हार्ट को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, मतलब ऐसे नोड जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है, एवी नोड जब उस कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ रहा है, बंडल ऑफ हिल्स जब एक्टिवेट हो रहा है, पर्किंजी फाइबर्स तक जब वो वेव्स पहुंच रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, तो ये सारे सिग्नल, ये सारे मसल इम्पल्सेस जो हैं, ये सारे मसल इम्पल्सेस अंदर ही अंदर इतना सारा सिग्नलिंग का काम हो रहा है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम पे क्या सिग्नल भेजा जा रहा है, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा मसल रिलैक्स हो रहा है। तो ये सारे हम ग्राफ की मदद से सारा का सारा ट्रेस करते हैं और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बताया गया है। वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल्स। बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स मीन्स वायर्स विच आर कनेक्टेड टू द बॉडी। 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशनड ऑन लिम्स। 4 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं अपने लिम्स पे। लिम्स मतलब हैंड्स और लेग्स, ओके। 2 इलेक्ट्रोड आपके हैंड्स पे लगते हैं, मतलब एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड पे, और 2 इलेक्ट्रोड्स 2 वायर्स आपके पैर से कनेक्ट किए जाते हैं, दोनों पैर से। सो टोटल 4, 2 ऑन हैंड्स 2 ऑन लेग्स, ओके। 6 electrodes are, sorry, these are limb electrodes, 2 on arms and 2 on legs. 6 electrodes are positioned on chest, और chest में टोटल 6 electrodes लगाए जाते हैं अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग एम्पलीफिकेशन और अलग अलग इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करने के लिए। These are chest electrodes. So there are 4 limb electrodes and 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ये मैं पूछ सकती हूँ, या तो फिर आपको ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रोड्स आर देयर, या क्लासिफिकेशन या किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो 4 इलेक्ट्रोड्स आर लिम्ब इलेक्ट्रोड्स एंड 6 इलेक्ट्रोड्स आर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। अब देखो आगे क्या बताया गया है कि इन इलेक्ट्रोड्स को स्टडी कैसे करना है, या ये इलेक्ट्रोड क्या काम करेंगे। आपकी बॉडी में जब ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए गए हैं तो ये ब्लड वेसल का फ्लो, मतलब ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से इनको ब्लड फ्लो पता चलेगा। ब्लड की स्पीड से ये हार्ट रेट डिटरमाइन करेंगे कि हार्ट की स्पीड कैसी है, उसका इम्पल्स कैसा है, उसका पंपिंग मैकेनिज्म कैसा है। तो देखो आगे आपको थियोरी क्या बताई गई। मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपनी तरफ से दिए हैं लास्ट ईयर के 12th के सिलेबस की बुक में से जॉट डाउन करके, जो आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड, मतलब अगर समझो आप किसी हेल्दी ह्यूमन का एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर रहे हो, किसी हेल्दी ह्यूमन का ये निकाल रहे हो, हार्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर रहे हो, तो इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज्ड। 3 अलग अलग वेव्स हमको देखने को मिलेंगी। ये 3 वेव्स दिखी मतलब और प्रॉपर टाइमिंग पे दिखी तो मतलब आपका हार्ट रेट नॉर्मल काम कर रहा है। सो 3 वेव्स कौन कौन सी हैं? पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। आपको ये 5 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, PQRST। कौन से अल्फ़ाबेट याद रखने हैं? PQRST। XYZ ABCD कुछ नहीं आ रहा है इसमें। इसमें 5 वेव्स हैं, PQRST। सिंपल वर्ड्स हैं, याद रखो, गाना गा लो, कुछ भी कर लो। PQRST ये इंपॉर्टेंट लेबल्स आपको याद रखने हैं। सो 3 वेव्स कौन कौन सी इधर पे रिकॉग्नाइज हो रही है? एक पी वेव, एक टी वेव, और बीच के 3 वर्ड्स जो है वो मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो एक एक वेव के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। आपको याद होना चाहिए एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। कितने सेकेंड्स का होता है एक कार्डियक साइकिल? 0.8 सेकेंड्स का होता है। तो देखो अब इधर पे क्या बताया जा रहा है, उस 0.8 सेकेंड्स में ये तीनों वेव्स कैसे आ जाएंगी। सो फर्स्ट है हमारा पी वेव। फर्स्ट हमारा क्या है? पी वेव। अब पी वेव पहले पढ़ते हैं फिर ग्राफ देखते हैं तो अच्छे से समझेगा। इट इज़ अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन ऑफ ग्राफ। देखो ये पी वेव क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये आपका बेस लाइन है ग्राफ का। क्या है ये? 0 जो है, दिस इज द बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। 0 से ये पहले तो सीधे जा रहा है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैंने हैंड ड्रॉन किया है। सो 0 से आपका जो ग्राफ है वो पहले तो सीधा 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 जा रहा है। 0 से 0.1 के बीच में आपको एक स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अपवर्ड डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ आपका ग्राफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। सो पी वेव क्या है? इट इज़ अ स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। बेस लाइन से ऊपर की तरफ जब आपका ग्राफ मूव होता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड डिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? इट इज स्टार्टेड बाय एसए नोड एंड इट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो आपका ये हार्ट है, अभी ध्यान से देखो, हाँ आपका ये हार्ट है, ओके, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स। आपका जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एसए नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसए नोड प्रेजेंट है। एक मिनट चेक करो, राइट वेंट्रिकल में एसए नोड प्रेजेंट होता है या लेफ्ट वेंट्रिकल में एसए नोड प्रेजेंट होता है? चलो फटाक से चेक करो, एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट है आपके? यस, टेल मी। इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट एट्रियम। कहाँ पर प्रेजेंट? सॉरी वेंट्रिकल बोल रही थी मैं, राइट एट्रियम पे। कहाँ पर प्रेजेंट है एसए नोड?
राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर आपका एसए नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपका एसए नोड प्रेजेंट है। ये एसए नोड क्या करेगा? ये इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ये एसए नोड इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करेगा। सो जब हमारा एसए नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करता है, क्या बोलते हैं इसको? हम एसए नोड बोलते हैं। तो जब हमारा एसए नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करता है तो उस टाइम पे हार्ट में सबसे पहली मूवमेंट देखी जाती है। क्या देखी जाती है? हार्ट में सबसे फर्स्ट मूवमेंट देखी जाती है, और वो हमारा जो मशीन है, जो हमारे वायर्स हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिटेक्ट करके वो ग्राफ बना देते हैं। तो ये अगर पी वेव आपको देखने मिल रही है, मतलब आपका एसए नोड एक्टिवेट हो गया है। क्या हो गया? आपका एसए नोड एक्टिवेट हो गया, उसने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? It is a small upward deflection. This P wave is a small upward deflection from baseline of the graph. It is started by SA node. किसने स्टार्ट किया ये वेव को? SA नोड ने स्टार्ट किया, क्योंकि SA नोड ने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, जिसके वजह से आपके हार्ट में फर्स्ट मूवमेंट फील हुई, फर्स्ट इम्पल्स फील हुआ, हमारे इलेक्ट्रोड्स ने वो कैप्चर कर लिया और ग्राफ में हमको वो देखने को मिला। वायर हमारे जो चीज़ कैप्चर करेंगे, जो चीज़ को सेंस करेंगे, वो सीधा ग्राफ में देखने को मिलेगा। ओके, सो पी वेव हमको देखने को मिलती है एट द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 0.1 सेकेंड। ये हमको कहाँ देखने को मिल रही है? इट इज़ सीन एट द टाइम इंटरवल ऑफ 0.0 to 0.1 सेकेंड्स। ओके, फिर धीरे धीरे करके क्या होती है? ये वेव नीचे डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको जब ये वेव ऊपर आती है तो उसको हम बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्योंकि जब आपका एसए नोड इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, आप प्लीज़ ये सेशन जाकर देखो, पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। जब आपका एसए नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है तो आपका राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो राइट एट्रिया का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब राइट एट्रिया से वेव निकल रही है और फिर राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो वेव स्प्रेड हो रही है उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। मतलब वेव स्प्रेड होना, वेव्स स्प्रेड होना, वेव्स स्प्रेड होना मतलब पोलराइजेशन होता है। क्या होता है वेव्स का स्प्रेड होना? मतलब पोलराइजेशन। आपने फिजिक्स में ये टर्म सुना है, पोलराइजेशन और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सो पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? वेव्स को स्प्रेड करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेव्स स्प्रेड हो रही है और आपका जो जहाँ से वेव्स निकल रही है वो वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका फर्स्ट क्या दिखाई दिया आपको? फर्स्ट वेव कैसे बनी? जब एसए नोड ने इम्पल्स तैयार किया तो हमारी फर्स्ट पी वेव बनी, और पी वेव बनने के वजह से क्या हुआ? जब एसए नोड ने इम्पल्स तैयार किया तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रिया में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब यहाँ का जो वेव निकलता है वो वेव कौन रिसीव करता है? एसए नोड से जो वेव निकलती है उस वेव को कौन रिसीव करता है? उस वेव को एवी नोड रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? उस वेव को एवी नोड रिसीव करता है। सो दिस इज योर एवी नोड। ये आपका क्या है? एवी नोड। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। सी, पी वेव समझ में आया आपको? एसए नोड की वजह से जो फर्स्ट वेव बनी उसको हम बोलते हैं पी वेव, और वो कितने सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट कर रही थी? 0.0 to 0.1 सेकेंड्स के लिए। दिस इज अप्रॉक्सीमेट। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बताया गया हमको? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया। किसके बारे में? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इट स्टार्ट्स एज अ स्लाइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन। देखो ध्यान से देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को एकदम ध्यान से देखो, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्ट्स एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर पहले बेस लाइन आता है थोड़ा, मतलब पी वेव के बाद एक छोटा सा 0. some सेकेंड्स का 0.04 सेकेंड्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और फिर उसके बाद आपको एक डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। पी वेव खत्म होते ही नीचे नहीं जा रही है, पहले 0.04 सेकेंड्स का रिलैक्सेशन है और फिर उसके बाद आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिलता है? इट स्टार्ट्स एज अ स्लाइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन। आपके बेस लाइन से पहले ये लाइन नीचे जाती है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होती है, कंटिन्यूज एज अ शार्प एंड लार्ज अपराइट वेव, मतलब नीचे जाके तुरंत ऊपर आ जाती है। शार्प अपराइट रिफ्लेक्शन, पहले बेस लाइन से नीचे गया ये ग्राफ और फिर एकदम से ऊपर आया। वो बोलते हैं ना, जब आपको जंप करना रहता है तो आप एक स्टेप पीछे लेते हो फिर एकदम से आगे जंप करते हो, वैसे ही इसको बड़ा वेव बनाना है, इसीलिए पहले ये नीचे आके फिर ऊपर जंप करता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? It starts as a downward deflection from baseline, continues as a sharp and large upright wave and again ends as a downward wave। और फिर इसका एंडिंग वापस कहाँ पर होता है? जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से, वहीं पर नहीं लेकिन उसी तरीके से नीचे की तरफ एंड होता है ये।
इसके आगे क्या होता है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ऐसे नोड ने जो इम्पल्स प्रोड्यूस किया था वो इम्पल्स कौन रिसीव कर रहा है, एवी नोड रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है, एवी नोड रिसीव कर रहा है। लेकिन एवी नोड रिसीव करने से पहले बीच में जो गैप आ जा रहा है, इस गैप के वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सो इट रिप्रेजेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। एसए नोड से इम्पल्स कहाँ पर जा रहा है, एवी नोड के पास जा रहा है। एवी नोड से ये इम्पल्स कहाँ पर जाएगा, ये इम्पल्स जाएगा बंडल ऑफ हिस के पास, और फिर बंडल ऑफ हिस से ये इम्पल्स कहाँ पर जाएगा, परकिंजी फाइबर्स के पास। परकिंजी फाइबर्स कहाँ फैले हुए हैं, परकिंजी फाइबर्स दोनों वेंट्रिकल्स के पास फैले हुए हैं। तो धीरे धीरे करके पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, समझ में आ रही है बात, और फिर दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल देखने को मिलेगा। सो क्यू, ये QRS देखो, Q मतलब क्या होता है, जब आपका P वेव पहली बार नीचे आता है, बेस लाइन के नीचे आया तो उस पॉइंट को हमने Q बोला। जहाँ से आपका ग्राफ ऊपर गया उस पॉइंट को Q बोला, और फिर सबसे ऊपर वाले टिप को हमने R बोला। R मतलब कौन सा पॉइंट, जहाँ से आपका ग्राफ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे और वहाँ से नीचे आ रहा है। सो दिस इज Q, दिस इज R, एंड द लोअर मोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज S। ओके, सो दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स। Q कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपका P खत्म होता है उसके बाद कुछ सेकेंड्स का रिलैक्सेशन होता है और फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज Q। फिर सडनली अपराइट डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज R, और फिर वापस सडनली शार्प डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज S। ओके, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी रिलैक्सेशन नहीं है। सो दिस इज योर QRS कॉम्प्लेक्स। और इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ था ऐसे नोड से, वो इम्पल्स एवी नोड में जा रहा है, एवी नोड से वो मैसेज बंडल ऑफ हिस में जा रहा है, बंडल ऑफ हिस से वो मैसेज परकिंजी फाइबर्स में जा रहा है, एंड इट कॉजेज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और अब क्या हुआ था, पहले ऐसे नोड से इम्पल्स निकला तो ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब वो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट कॉजेज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे क्या दिया गया हमको, टी वेव के बारे में दिया गया है। टी वेव स्टार्ट होने से पहले एस और टी के बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है, मतलब यहाँ पर एक काफ़ी लंबा रिलैक्सेशन फेज देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ST सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ST सेगमेंट। ये ST सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली, हाँ ये सारी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली है, जब आप एक्चुअल कार्डियो स्टडी करोगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स पता चलेंगी। सो ST सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली कितना देखा जाता है, 0.2 सेकेंड्स का देखा जाता है। कितने सेकेंड्स का देखा जाता है, 0.2 से लेकर 0.4, मतलब 0.2 सेकेंड्स के लिए ये ST सेगमेंट देखा जाता है। फिर आपका 0.4 सेकेंड से, ये देखो 0.4 सेकेंड से, सॉरी ST सेगमेंट 0.2 से 0.5 तक है। ST सेगमेंट आपका 0.2 से लेके 0.5 तक है, लेकिन हमको काउंट क्या करना है कि T वाला वेव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है T वाला वेव 0.4 सेकेंड से। ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, आपका ये T वेव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0.4 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। सो S और T के बीच में गैप कितने सेकेंड्स का है, 0.2 सेकेंड्स का गैप है, 0.2 सेकेंड्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब S के बाद आपका T वेव कैसे स्टार्ट होता है, इट इज़ अ स्मॉल वाइड एंड अपवर्डली एलिवेटेड। ये छोटा सा वेव है, वाइड है, मतलब इसके जैसा पतला नहीं है, वाइड वेव है, और ये ऊपर के डायरेक्शन में है। जैसे ये वाला वेव कैसे नीचे आके ऊपर गया, वैसे यहाँ नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। इट इज अपवर्डली एलिवेटेड वेव, रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन को हमने कॉन्ट्रैक्शन बोला, डी मतलब क्या बोला हमने, कॉन्ट्रैक्शन, तो रिपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन। ऐसे याद रखो, रिलैक्सेशन की स्पेलिंग में भी आर ई आता है और रिपोलराइजेशन की स्पेलिंग में भी आर ई आता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। रिपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका जब ये टी वाला वेव आएगा तो टी वाले वेव के टाइम पे क्या हो जाएंगे, सारा कॉन्ट्रैक्शन तो हो चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब हार्ट क्या करता है, 4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल देखने को मिलता है हमको। हार्ट में क्या देखने को मिलता है, 4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल, मतलब आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। सो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, या फिर उसको बोल सकते हैं हम वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसे नोड ने मैसेज बनाया
तो पहला वेव बना पी वेव। फिर वो मैसेज एवी नोड ने लिया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में गया, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स में गया और आपका बना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, और फिर आपका हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्सेशन स्टेज में गया। रिलैक्सेशन होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा हो रहा है और ग्राफ में अपवर्ड रीडिंग देखने को मिल रही है। अपवर्ड रीडिंग हमको क्या बता रही है? दैट योर वेंट्रिकल्स आर अंडरगोइंग रिलैक्सेशन। सो योर टी वेव लास्ट फॉर अबाउट 0.4 to 0.6 सेकेंड्स। हमको ये टी वेव कितने सेकेंड्स के लिए देखने को मिलता है? 0.4 to 0.6 सेकेंड्स के लिए ये वेव हमको देखने को मिलता है। और फाइनली फिर आपका ये जो टी और पी सेगमेंट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, टी टू पी सेगमेंट, हाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये टी है और ये पी है। मैं नेक्स्ट साइकिल की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पर आपका एक कार्डियक साइकिल पूरा खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ये 0.8 सेकेंड्स में यहाँ पर पूरा एक कार्डियक साइकिल खत्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, टोटल 0.8 सेकेंड्स। ओके, फिर वापस से यहाँ से दूसरा कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज दूसरे साइकिल का पी वेव। तो ये जो टी टू पी का सेगमेंट है, टी टू पी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टी टू पी का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर कितने सेकेंड्स का गैप आ रहा है? 0.6 to 0.8। यहाँ से काउंट करेंगे, मतलब जहाँ पर आपका टी खत्म हुआ है तो 0.6 से लेकर 0.8 तक, यहाँ तक काउंट करोगे। ओके, सो 0.6 से लेकर 0.8 तक आपका कितना सेकेंड्स का गैप आ रहा है? 0.2। सो दिस 0.2, दिस 0.2 टोटल गिव्स यू 0.4 सेकेंड्स। देखो सेकेंड्स को इतना ज़्यादा लेकर कंफ्यूज मत हो, सिर्फ इतना चीज़ समझो, ये आपको ना जब आप मेडिसिन की स्टडी करोगे, जब आप एक्चुअली मेडिकल बायोलॉजी पढ़ोगे, तब आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आपको अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने बताया, आप खुद भी टेक्स्ट बुक का ग्राफ देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से कितना ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको याद रखना है कि आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को इतना बड़ा नहीं बना सकते। पी वेव 0.0 से लेके 0.1 सेकेंड तक ही होनी चाहिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.1 और 0.2 के बीच में ही होना चाहिए। आपका ये जो टी वेव है 0.4 और 0.6 के बीच में ही होना चाहिए। इसीलिए मैं ये टाइम इंटरवल्स बता रही हूँ। ओके, सो आपका जो पी वेव बन रहा है वो क्यों बन रहा है ये याद रखो, क्योंकि ऐसे नोड से इम्पल्स निकल रहा है, इसीलिए पहला वेव बन रहा है। फिर दूसरा वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि ऐसे नोड का मैसेज एवी नोड के पास जा रहा है, एवी नोड का मैसेज बंडल ऑफ हिस के पास जा रहा है, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स के पास जा रहा है, इसीलिए इतना लंबा ग्राफ बना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन फैल रहा है। और फिर अचानक से आपको छोटा ग्राफ देखने को मिलता है। तो वो छोटा ग्राफ क्यों देखने को मिल रहा है, छोटा एलिवेशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन के स्टेज में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपको ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है ग्राफ में, स्क्रीन के ऊपर ऐसा कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द पर्सन इज नॉर्मल, द पर्सन इज हेल्दी, और उसका जो हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल है। अब इसके आगे देखो आपको क्या बताया गया है। दिस वॉज अबाउट द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आगे पैराग्राफ में देखो क्या बोला गया है। ECG helps to diagnose the abnormality in conducting pathway, enlargement of heart chambers, damages to cardiac muscles, reduced blood supply to cardiac muscles and causes of chest pain। तो अगर आपका ECG नॉर्मल ग्राफ के बजाय कोई और ग्राफ दे रहा है, हमने अभी नॉर्मल ग्राफ देखा कैसे दिखाई दिखता है, अगर इसके अलावा समझो आपको पी वेव बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, या टी वेव दिखाई ही नहीं दे रहा है, मतलब नॉर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में अगर ग्राफ में ज़रा से भी ऊपर नीचे दिखाई दी, मतलब पर्सन के हार्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसका कंडक्टिंग पाथवे रॉन्ग हो रहा है, या तो फिर उसके मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या तो उसका हार्ट का कोई ना कोई डैमेज हो रहा है सेल। ओके, अब फिजिशियन कैन फाइंड आउट, फिजिशियन आएगा, एन है, स्पेलिंग करेक्ट कर लो। A physician can find out the defect in the heart by examining the wave pattern and the time interval between them। तो एक जो प्रॉपर फिजिशियन होता है, जो प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो आसानी से इस कार्डियोग्राम को देखकर पता लगा सकता है, मतलब ये जो ग्राफिकल इमेज है, इस ग्राफिकल इमेज को देख के पता लगा सकता है कि इस इंसान के हार्ट के कौन से चेंबर में प्रॉब्लम है। पी वेव में प्रॉब्लम है, मतलब राइट एट्रियम में प्रॉब्लम है। क्यूआरएक्स डिफेक्टिव है, मतलब कि एट्रियम वेंट्रिकल्स दोनों ही डिफेक्टिव है। समझ में आ रही है बात? एक इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजिस्ट जो होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्पेशलिस्ट जो होता है, वो आसानी से इस ग्राफ को रीड करके हमको बता सकता है दैट वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट डिसऑर्डर और नॉट। और इस तरीके से हम एक नॉर्मल ECG की रिकॉर्डिंग सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग मेडिसिन। तब तक के लिए आपको याद रखना है कि PQRS, T
कॉम्प्लेक्स या PQRST ग्राफ कैसे दिखाई देता है इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके ऊपर डेफिनेटली बोर्ड्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 2 to 3 मार्क्स। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपर्ली। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, इसको नोट डाउन करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम इंटरवल को लेकर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, जिनको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ये भूल जाओ, ये पूरा भूल जाओ, सिर्फ ये ग्राफ याद रखो कहाँ से कहाँ कितना क्या बन रहा है, बस इसको लेके कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, थ्योरी अच्छे से याद रखो, ग्राफ अच्छे से याद रखो, बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ोगे तो आपको अपने आप सब क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आज का सेशन आप एंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा आपको। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। बोर्ड एग्जाम्स को ज़्यादा टाइम नहीं है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कवर योर पोर्शन एज मच एज पॉसिबल, बट प्लीज़ यू ऑल्सो हैव टू कोऑपरेट। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, मैं वीडियोस तो दे दूंगी लेकिन आपको साथ ही साथ पढ़ना भी पड़ता है। सो मेक श्योर कि वीडियोज़ के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स ड्रॉ करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। आपकी राइटिंग पैथेटिक होते जा रही है। ओके, इतने दिन से आप लिख नहीं रहे हो, स्कूल्स नहीं चालू है, कॉलेजेस नहीं चालू है, एग्जाम नहीं हो रहे, तो हमारी लिखने की प्रैक्टिस पूरी छूट गई है। तो मेक श्योर कि जो चीज़ें आप देखते हो उसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस भी करो, आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन रहेगी और आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा इंप्रूव होगा। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग दिस चैनल. Please support us. Thank you. See you soon. Stay tuned.